मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगा वो है टेस्ट सीरीज, जो कि एक थॉरो एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज रहता है गेट मेंटर में, जो कि मतलब बहुत एक्चुअली हेल्प करता है कि आपको रियलिटी में जानने के लिए कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एज ऑफ टुडे, अगर आप गेट की एग्ज़ाम दो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करिए। हाँ, सुडो मूवमेंट। हाँ। हाँ। हम्म। एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें मेरे को करना क्या है? मेरे को, हाँ, डिस्टेंस निकालना है, तो रिलेशन किसके बीच में फाइंड आउट करना है मेरे को? यहाँ पे मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है v1 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, एंड v2 मेरे को दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मेरे को दिया हुआ है, तो मेरे को रिलेशन निकालना है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? गलत। गलत। वो तब होता जब ए कांस्टेंट होता। यहाँ पे ए कांस्टेंट नहीं है, तो जैसे v चेंज होगा वैसे ड्रैग चेंज होगा, वो तो वेरिएबल है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, अगर एक बार आप उसको क्लिक करोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। चलो, ये कार सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट? इस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, इस कार पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? हाँ जी। इंजन कहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है भाई? इंजन नहीं कर रहा है, कार जब आगे जा रही है तो एयर का ड्रैग जो है वो इस पे एक्ट कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स इस गाड़ी पे लग रहा है दैट इज 0.004 वी स्क्वायर, राइट? और जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ एम ए इक्वल्स टू -0.004 वी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एम मेरे को दिया हुआ है 4000 डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं अपन। 4000 जी की वैल्यू लेट्स एज्यूम, जी का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है, तो जी का वैल्यू अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स 10, राइट? तो ये हो गया 4000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ए इक्वल्स टू -0.004 वी स्क्वायर, राइट? तो आ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस -1 -2 -3 10 टू द पावर -5 वी स्क्वायर। हाँ, इतना ही आ रहा है ना? ये हो गया 400। हाँ ठीक है, तो ये एक -1 -2 -3
और फिर -5. a इज इक्वल्स टू -10 टू द पावर -5 into v square. Is it clear? But I have to find out the relation between the velocity and the displacement. Now what I have to do? ये तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल गया. हाँ, ए को क्या लिखोगे? तो बेटा वो तो टाइम का फंक्शन आ जाएगा उसमें. टाइम का फंक्शन आ जाएगा. मेरे को चाहिए v और s के बीच में रिलेशन. तो सिंपल है ना. ए का अपन रिलेशन देखे थे. ए इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे मेरे को मिला -10 टू द पावर -5 v स्क्वायर. और ए को अपन लिख सकते हैं dv बाई डी टी. अगर मैं dv बाई डी टी लिखता हूं तो मेरे को v और t के बीच में रिलेशन मिलेगा, जो मेरे को नहीं चाहिए. ए को मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर. अगर ये लिखता हूं तो मेरे को एस और टी के बीच में रिलेशन मिलेगा. अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इसको मैं लिख सकता हूं v dv बाई डी एस. अगर एक ही जगह मैं v dv बाई डी एस पुट कर देता हूं तो क्वेश्चन मेरा आसानी से सॉल्व हो जा रहा है. एक ही जगह अपन पुट कर दिए v dv बाई डी एस equals to -10 to the power -5 v square. So I got dv by ds equals to -10 to the power -5 into v, right? So s equals to मेरे को मिलेगा, इसको ये 10 to the power -5 को मैं k लिख लेता हूं ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए. dv by ds equals to -k into v अपन लिख लेते हैं, where k is equals to 10 to the power -10 to the power, sorry, 10 to the power -5, right? तो क्या मिला मेरे को? dv बाई v इक्वल्स टू -ks, right? Any difficulty, any doubt, anybody? ठीक है बच्चों. ये तो क्या मिला मेरे को? ln v इज इक्वल्स टू ds -ks प्लस c1, राइट? अभी c1 निकालना है. कैसे निकलेगा c1? एट s इक्वल टू 0 v was equal to 100, right? v was equal to 100. एनी डिफिकल्टी बच्चों? तो यहां से c1 का वैल्यू मिल गया मेरे को. v और s के बीच में रिलेशन निकल गया, राइट? अब v इक्वल टू 50 होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो मैं आसानी से निकाल सकता हूं. इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए, यहां पे R1 इक्वल टू R2 दिया हुआ है. R1 इक्वल टू R2 दिया है. Q का वेट 60 न्यूटन है और P का वेट 40 न्यूटन है. आपको ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. You need to find out the acceleration of both the blocks. How many unknowns are there? Sorry, R1 is equals to 2R2. R1 is equals to 2R2. 4 है, so you have to find out the 4 relation. So let's try to solve the problem. Acceleration निकालना है दोनों ब्लॉक का, AP और AQ.
हाँ, C1 को निकालोगे ना बेटा आप, सी एस की जगह आप जब वेलोसिटी 100 था तो डिस्टेंस टेबल 0 था, राइट। तो यहाँ पे आप एस की जगह 0 पुट करोगे और एल एन 100 पुट करोगे तो यहाँ से आपको C1 का वैल्यू आएगा। तो C1 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, एल एन 100, राइट। एल एन 100 पुट करोगे, इसके बाद आप V की जगह 50 पुट कर दो तो S की वैल्यू आपको मिल जाएगी, राइट। ये क्वेश्चन में दो अलग वेट दोनों का अलग अलग है, 60 न्यूटन है और 40 न्यूटन है, राइट। क्वेश्चन ये है कि आपको चार रिलेशन फाइंड आउट करनी है। चार रिलेशन अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते। बना बेटा। सिस्टम मूव कैसे करेगा, ये पुल्ली है, यहाँ पे वेट लगा हुआ है, तो वेट के कारण ये वेट नीचे आएगा तो पुल्ली मूव करेगी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सब समझ में आएगा। अभी अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 40 न्यूटन का ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहले अपन एक 40 न्यूटन के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, पी का। तो यहां पे आया 40 न्यूटन, राइट। टेंशन T2 गया ऊपर, राइट। क्या इस कंडीशन में ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मेरे को लगाना पड़ेगा सूडो। किधर लगेगा, वेरी गुड, तो ये लगा दो। तो ये एम पी इंटू ए पी लग गया, राइट। चार अननोन है, एक इक्वेशन आपके हाथ में आ गई, 40 इज इक्वल्स टू, वन इक्वेशन आई ऑब्टेन, 40 इज इक्वल्स टू एम पी इंटू ए पी प्लस T2, राइट। चलो जी, अब ब्लॉक क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ब्लॉक क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। मैंने माना था कि P जो है वो नीचे जा रहा है, तो Q, अगर P नीचे जा रहा है, मैंने ये मान लिया कि P नीचे जा रहा है, तो Q किधर जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, Q जो है वो ऊपर जाएगा। तो चलो Q का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये आया Q, इसका वेट गया 60 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। देन इस पे आया टेंशन T1, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, किधर लगेगा, तो एम क्यू इंटू ए क्यू लग गया। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे को मिल गया, T1 इज इक्वल्स टू एम क्यू ए क्यू प्लस 60, that is equation number 2. Now how would you obtain other equations, बिल्कुल मूवमेंट लगेगा जी। क्या कह रहे हो, पुली के सेंटर पे, हाँ ठीक है। कैसे आएगी थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी, सेंटर पे देखो, थर्ड इक्वेशन अपन निकालते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी,
बच्चों इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, नहीं तो गलती करोगे आगे। अभी आप ये पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट निकाल लो, ठीक है। अगर मैं ओ के अबाउट मूवमेंट निकालता हूं तो मेरे को मिलता है T2 इंटू R1 माइनस T1 इंटू T1 इंटू R2। इज इट क्लियर? क्या ये इक्वल टू जीरो होगा? क्या ये इक्वल टू जीरो होगा? क्या ये इक्वल टू जीरो होगा? क्यों जीरो नहीं होगा? क्यों जीरो नहीं हो रहा? क्योंकि बेटा ये आपका जो पुल्ली है ये भी तो एक्सेलरेट कर रहा है। आपका जो पुल्ली है ये भी तो एक्सेलरेट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज नॉट, मेरी बात ध्यान से सुनो, इट इज नॉट जीरो, इट इज आई इंटू अल्फा। ठीक है बात यहां पे? लेकिन बच्चों यहां पे ये पुल्ली का मेरे को कोई मास नहीं दिया हुआ है। पुल्ली का कोई मास नहीं दिया है, इसका मतलब पुल्ली का इनर्शिया जो है वो जीरो होगा। अगर पुल्ली का मास दिया होता तो मैं पुल्ली का इनर्शिया कंसीडर करता, तो मैं इसको जीरो नहीं लिखता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि ये पुल्ली भी तो एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन चूंकि पुल्ली का कोई मास नहीं है, mass of the pulley is not given, so the inertia of the pulley would be zero, so hence it will become equal to zero. कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो ये आ गई अपने पास में तीन इक्वेशन, लेकिन तीन से भी काम नहीं चलेगा, एक और इक्वेशन की मेरे को जरूरत पड़ेगी। कहां से आएगा वो इक्वेशन? हाउ वुड आई ऑब्टेन द फोर्थ इक्वेशन? अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, अगर ये पुल्ली घूम रही है, अगर ये पुल्ली घूम रही है तो इसके कौन से पॉइंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे सेम होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी रिजिड बॉडी होता है, फॉर अ रिजिड बॉडी, फॉर अ रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी and angular acceleration are same, are same at every point. बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल देख के समझाता हूं। ये एक बार है, इसको मैंने यहां पे हिंज कर दिया और इसको मैं रोटेट कर रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं ए और यहां पे मैं एक पॉइंट लेता हूं बी, तो एक मिनट में कौन सा पॉइंट ज्यादा घूमेगा? ऑब्वियसली जितना ए रोटेट करेगा उतना बी रोटेट करेगा। यानी कि रिजिड बॉडी के हर पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। लेकिन क्या मैं यही कह सकता हूं कि इनका लीनियर वेलोसिटी भी सेम होगा? पॉइंट ए जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बात समझ में आ रही है? पॉइंट ए जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और पॉइंट बी जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो रिजिड बॉडी पे हर पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम होता है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। वो क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है ए लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, एंड आर इज द डिस्टेंस of the point, distance of the point from आई सेंटर। अभी आई सेंटर क्या होता है बाद में अपन इसको डिस्कस करेंगे। अभी अपन आई सेंटर उस पॉइंट को मान लेते हैं जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही है। इज इट क्लियर? एंड अल्फा एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, अल्फा एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब मेरे को क्या मिल गया? अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई आर, दैट इज कांस्टेंट।
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो यहां से अब मेरे को चौथा रिलेशन मिल जाएगा। देखो यहां पे एक्सेलरेशन है एपी और यहां पे एक्सेलरेशन है ए क्यू। तो मेरे को क्या रिलेशन मिलेगा? एपी बाय R1 इक्वल्स टू ए क्यू बाई R2। और R1 और R2 के बीच में रिलेशन मेरे को मालूम है। एम आई क्लियर? क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि R1 जो है वो ट्वाइस R2 है। यस नो? तो यहां से मेरे को मिल गया चौथा रिलेशन। कितने अननोन थे आपके हाथ में? कितने रिलेशन आ गए अपने हाथ में? चार अननोन थे, चार रिलेशन है। इनको सॉल्व करके मैं वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी भी इक्वेशन को समझने में कोई दिक्कत? किसी भी इक्वेशन को समझने में कोई दिक्कत? इक्वेशन हाँ बेटा, चौथा वाला समझ में नहीं आया? इधर देख, ये जितना ए का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उतना बी का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, राइट? लेकिन दोनों की लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस ए ट्रेवल करेगा बी जो है उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, राइट? तो रिलेशन क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, राइट? इसी प्रकार से एंगुलर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू आर। किसी भी रिजिड बॉडी के लिए ओमेगा और अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, राइट? तो यहां से मेरे को मिला अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई आर। क्लियर है? अब ये ए बाई आर जो है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहां पे आप आ जाओ इस क्वेश्चन में। देखो ये पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन कितना है? एपी है। कितने डिस्टेंस पे? R1 डिस्टेंस पे। तो मेरे को क्या मिल गया? एपी डिवाइडेड बाई R1। और यहां पे कितना एक्सेलरेशन है? ए क्यू है। कितने डिस्टेंस पे है? R2 है। तो ए क्यू बाई R2 मिल गया। क्लियर? बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी बच्चों? समझ में आई ये सवाल? मेन चीज है कि चार इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट किए वो क्लियर हुआ। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि तीसरी इक्वेशन में चूंकि ये पुल्ली में एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेट कर रही है, तो इसको मैं आई अल्फा लिखूंगा, जीरो नहीं लिखूंगा। अगर मास दिया होता तो मेरे को आई कंसीडर करना पड़ता। चूंकि मास नहीं दिया है इसलिए आई जीरो हो गया, इसलिए मेरे को यहां पे जीरो मिल रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए, नाउ we consider the curvilinear motion। अगर एक बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है? एक बॉडी है, एक सिंपल सी बॉडी हमने कंसीडर कर ली है। ये बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और मैं इस पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूं, क्या होगा? क्या होगा? दैट विल कॉज एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी उसी डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि यहां पे फोर्स लगाने का इफेक्ट क्या हुआ? अगर मैं वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो वो फोर्स क्या करेगा? फोर्स तो मैं जब भी लगाऊंगा वो एक्सेलरेट करेगा। अगर मैं वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। और ये टेंजेंशियल फोर्स जो है वो चेंज करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को, चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बेसिकली वेलोसिटी में क्या फैक्टर होता है? वेलोसिटी में दो चीजें होती है।
वन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्लियर? यदि आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? यदि आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही, लेकिन वो एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या होगा? वो एक्सेलरेशन का इफेक्ट ये होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी आपने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो जब हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं बच्चों, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है फोर्स का डायरेक्शन भी वही होता है, जिसका एक ही आउटकम होता है कि वेलोसिटी का क्या बदल जाता है? वेलोसिटी का क्या बदल जाता है? मैग्नीट्यूड। लेकिन मान लो कि मेरी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और मैंने फोर्स इधर लगाया। फोर्स ऑलवेज कॉजेस एक्सेलरेशन, and what is acceleration? It is the rate of change of velocity, right? अगर बॉडी इधर मूव कर रही है और मैंने फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स वेलोसिटी के इमीडिएटली अगर लगा, कंटिन्यूस आप लगाते रहोगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। अभी अपन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं ये फोर्स लगा रहा हूं तो ये फोर्स वेलोसिटी को चेंज करेगा कि नहीं करेगा? फोर्स हमेशा वेलोसिटी को चेंज करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेलोसिटी बदली, अगर मैं कह रहा हूं वेलोसिटी बदली, तो कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदला। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला तब भी वेलोसिटी चेंज हुई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है क्या? अगर आप फोर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाओगे तो वो जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या इफेक्ट होगा? मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होगा। अगर आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लगाते हो तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। दैट चेंजेस द डायरेक्शन। इज इट क्लियर? अब अगर मान लो एक गाड़ी है, वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है या एक कर्व पाथ पे मूव कर रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, क्या इस पे कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है? अभी क्या समझाया? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा तो वहां पर 100% एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, क्योंकि कर्व्ड पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इज दैट क्लियर? अगर मान लो एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है तो किस पे कोई एक्सेलरेशन एक्ट करेगा? मे बी और मे नॉट बी। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट हो रही है तो इसमें कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा, राइट? लेकिन अगर कर्व्ड पाथ पे कोई बॉडी घूमेगी, तो उस पर नेसेसरली एक्सेलरेशन एक तो एक्ट करेगा ही। कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट करेगा उस पर? नॉर्म टेंजेंशियल नहीं। टेंजेंशियल क्या करता है? पहले लिख लेते हैं, चलो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कॉजेस चेंज इन magnitude of velocity and acts in the direction of velocity
in the direction of velocity, and normal acceleration causes change in direction and acts normal to the velocity, normal to the velocity. ठीक है, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो क्या उस पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है? अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है क्या उस पर कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है? अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वहां पे नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर एक बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है तो नेसेसरली वहां पर ए एन प्रेजेंट होगा, नेसेसरली वहां पे ए एन प्रेजेंट होगा। ए टी मे बी और मे नॉट बी। इज दैट क्लियर? अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एन? ए एन का मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाई रो। रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसको आप नॉर्मली अगर आप सर्कुलर पाथ की बात करोगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पे मैंने एक कार को मूव करना है, एक बाइक को मूव करना है, राइट? क्या इस सर्कुलर पाथ पे इस बाइक को मूव करने के लिए मेरे को फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी? इनिशियल फोर्स नहीं, कंटिन्यूसली मेरे को इस पे फोर्स लगाता रहना पड़ेगा क्योंकि हर समय इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब ये जो पार्टिकल है ये मूव किधर कर रहा है? ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करेक्ट है? और इसका डायरेक्शन अगर मेरे को चेंज करना है तो मेरे को फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? फोर्स जो है वो मेरे को टुवर्ड द सेंटर अप्लाई करना पड़ेगा। इन दिस डायरेक्शन आई नीड टू अप्लाई अ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो जब भी कोई पार्टिकल एक कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पे एक एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा एक्ट करेगा। अब मान लो मैं इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा देता हूं, इसका क्या इफेक्ट होगा? हाँ, अब ये जो है वो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो पार्टिकल के नॉर्मल डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है, मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, हाँ ये टेंजेंशियल रहता है, राइट राइट, दैट इज टेंजेंशियल, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। राइट डाउन, a car starts from rest, a car starts from rest on a curved road, on a curved road of 250-meter radius and accelerates at a constant tangential acceleration
of 0.6 meter per second square. Determine the distance and time for which car will travel before the magnitude of total acceleration becomes 0.75 meter per second square. 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया बच्चों। देखो जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो उस समय उसमें नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा। जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। नहीं 93 आ रहा है, चलो निकाल लेते हैं। जैसे जैसे गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन बढ़ेगा। आपको क्या बोल रहा है, टोटल एक्सेलरेशन जो है दैट बिकम्स 0.75। टोटल एक्सेलरेशन इज व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन प्लस द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। Is it clear? Tangential acceleration it is given to you, that is constant 0.6, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट। तो यहां से मेरे को नॉर्मल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, कितना आ रहा है, 0 पॉइंट, नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर। तो यहां से मेरे को वेलोसिटी मिल गई, कितनी आ गई वेलोसिटी, 10.6 मीटर पर सेकेंड। अब जीरो से वेलोसिटी को 10.6 मीटर पर सेकेंड ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, AT बेटा, नॉर्मल तो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या वेलोसिटी को 0 से 10.6 ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीट्यूड को कौन चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। तो अभी आपको क्या बोल रहे हैं, क्या निकालने का, डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड द टाइम। तो आसानी से निकल जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। v आपको मिला 10 पॉइंट कितना था, 6, u वॉज 0, a इज इक्वल्स टू, very good, 0.6 into t, so I got t is equals to कितना है t, 17.67, राइट। अभी आपको बोल रहा है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AT स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो कितना आ गया ये, 93.75 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी बाबू? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बार बार मेरी एक बात याद रखो, गेट बहुत आसान है, बस कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करके रखनी है, गेट बहुत आसान है। चलिए कल अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज वर्क एनर्जी मेथड। और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी अगर आप तैयार से सॉल्व करोगे तो आपको बनाने में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा करना लगेगा। कल अपन डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी मेथड, और एक बार आपने वर्क एनर्जी मेथड समझ लिया तो
वेलोसिटी निकालने का, डिस्प्लेसमेंट निकालने का जितना भी क्वेश्चन होता है वो बहुत आसानी से वर्क एनर्जी मेथड से सॉल्व हो जाता है। तो कल की क्लास में वी विल डिस्कस द वर्क एनर्जी मेथड। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? ओम आपको समझ में आया बेटा? सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा है, कोई बात नहीं। चलो मेरा नंबर आप ले लेना ऑफिस से, और क्लास के बाद कोई डाउट होता है तो कॉल करके आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, राइट? यस सर। और क्लास में कंटिन्यूस रहो। नया टॉपिक अभी क्या है, ऑलरेडी टॉपिक स्टार्ट हो चुका है तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। कल जब वर्क एनर्जी स्टार्ट करेंगे ना तो वो आसानी से और आपको क्लियर होगा। और मेरा नंबर ले लेना ऑफिस से, और कोई भी दिक्कत होती है तो क्लास के बाद वो कॉल करके क्लियर कर लेना, राइट? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं।